इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के सभी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली और उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, किसी सबसे बेसिक क्वांटिटी होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। मान करके चलिए शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे ओवरलोडिंग हो गया या बिजली जा रही है, तो उन चीज़ों के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ जो ज़रूरत होता है, सबसे बेसिक ज़रूरत जो होता है किसी भी कंडक्टर का, वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी भी मैटर का फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिक घटनाएं होती है। चार्ज हमारा दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, निगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, दोनों का ही चार्ज का जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। प्रोटॉन में ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में ये निगेटिव में होता है मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा चार्ज हो जाता है जिसका ऐसा यूनिट कूलम वगैरह होता है। और फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट कहा जाता है, यानी चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और एनसीईआरटी के अनुसार जो है हमारा प्रोटॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोला गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट हमारा होता है वो है हमारा एम्पेयर। तो इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसा यूनिट हमारा एम्पेयर हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला है हमारा, चार्ज का फार्मूला हमारा Q इक्वल्स आई टी दे दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर Q बाय टी हमारा हो जाएगा एक फार्मूला ये यहाँ पर से। तो करंट का ऐसा यूनिट हमारा एम्पेयर हो जाएगा, चार्ज का ऐसा यूनिट हमारा कूलम हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलम में कितना चार्ज होता है। ऐसे पहले इसको निकालने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा हमको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला नंबर होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर ना नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर में होंगे, वो कभी भी निगेटिव फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसे हमारे आपके परिवार में सदस्यों की संख्या हमेशा पॉजिटिव नंबर में होती है, कभी भी निगेटिव नंबर या डेसिमल नंबर या फिर फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो सेम उसी तरह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर में होगी, वो कभी भी निगेटिव फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगी। तो अब होगी कितना, तो वो देखना होता है किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज होगा, देखना होता है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, तो ये। तो हमारे पास एक और फार्मूला Q का आ जाता है, Q इक्वल्स Ne। और यहीं पर से क्वेश्चन दिया जाता है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बोला तो Q बाय E। तो एक कूलम ऊपर में हो गया और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, शुरुआत वाला माइनस वो नहीं लिखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। इसको काटिएगा और इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और निकालने के लिए अक्सर दे देता है। तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमारा होता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक, एक एम्पेयर किसको कहते हैं, तो जब एक कूलम चार्ज किसी तार से 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए, किसी भी कंडक्टर से जब एक कूलम जो होता है चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पेयर। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद करंट को जो मेजर करने वाला डिवाइस होता है इसको एमीटर कहते हैं। कितने लोग इसको एमीमीटर पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग एमीटर बोलते हैं तो चलता है, ये सारा चीज चलने लायक है। तो आगे हम लोग जस्ट अभी देखेंगे आगे एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, रेजिस्टर्स क्या होता है, एक एक करके सारा चीज हम लोग देखते हैं। तो फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, चार्ज का जो प्रॉपर्टीज है, एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया हमारा, दूसरा नंबर हमारा हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद एडिटिव नेचर ऑफ भी चार्ज होता है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसको आसानी से जोड़ या घटाव
कर सकते हैं सिंपल सा अलजेब्रिक रूल से। और नेचर ऑफ फोर्स क्या है कि सिमिलर चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा और अनसिमिलर चार्ज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये सब था इसका चार्ज का प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब हर यूनिट चार्ज के द्वारा कितना काम किया जा रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं और इसका एस आई यूनिट हमारा हो जाता है वोल्ट। इसी में आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइव वायर है एक न्यूट्रल वायर है, इन दोनों के बीच में वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ वायर। इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है हमारा वोल्ट ही होता है, ये जरा ध्यान रखिएगा। इसका भी ऐसा यूनिट हमारा वोल्ट ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और टॉपिक पूछा जाएगा आपसे, ये ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। और इसके अलावा आगे चल करके ईएमआई अलग चीज है, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिजिक्स का एकमात्र फोर्स जो वास्तव में फोर्स है ही नहीं। ये क्या चीज है, जैसे कोई बैटरी है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल होगा। यहाँ पे है मान लीजिए 20 वोल्ट चार्ज और यहाँ पर है 8 वोल्ट चार्ज, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 20 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट, ये है 12 वोल्ट का अंतर। तो ये बैटरी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट का बैटरी। मतलब जिस समय बिजली इससे पास नहीं हो रहा हो, ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन किस समय का पोटेंशियल डिफरेंस, जब इस बैटरी से करंट पास नहीं हो रहा होता है उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। और इसका ऐसा यूनिट भी वोल्ट ही होता है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इसके अलावा ईएमएफ का भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है, वोल्टेज का भी ऐसा यूनिट जो होता है वो भी वोल्ट ही होता है। और वोल्टेज का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर, समझे, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है। कुल मिलाकर ये 5 ठो यूनिट्स ऐसा है जिसका सबका ऐसा यूनिट 5 फिजिकल क्वांटिटी का सेम ही होता है और वो होता है हमारा वोल्ट। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, एक कंटिन्यूअस एक क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का ना। कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार और क्लोज्ड पाथ का मतलब हो गया कि जिससे करंट पास हो सकता है। ओपन पाथ मतलब करंट रुक जाएगा, क्लोज्ड पाथ मतलब बंद नहीं समझे, क्लोज्ड पाथ मतलब स्विच ऑन है और करंट जाएगा, ये चीज हो जाता है। तो इसका डायग्राम वगैरह दे देता है एग्जाम में बनाने के लिए, तो डायग्राम एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सेल वगैरह को ऐसे करके स्विच वगैरह को, बड़ा आसान सा है, ज्यादा देखिए हम बना देते हैं, एक रफ डायग्राम बना देते हैं कैसे बनाना है आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो ऐसे करके यहाँ नीचे सबसे पहले तो डाल दीजिएगा बैटरी, ठीक, ऐसे करके। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज देने के लिए, स्विच देने के लिए बोला ना, तो स्विच सिंपली ऐसे दे दीजिएगा एनसीईआरटी के अनुसार, बीच में टिकली सार दीजिएगा, तो ये हो गया क्लोज्ड स्विच, मतलब इससे करंट पास होगा। ये भी इधर बड़का वाला इधर प्लस, छोटका वाला इधर माइनस, स्विच के बदला के लिख देंगे, या नीचे में लिखना है मन आपका तो स्विच लिख दीजिए, ठीक। इधर साइड करंट गया और इधर साइड बल्ब वगैरह जो भी बोलेगा वहां पे लगा दीजिएगा, जो चीज बोला वहां पे लगा करके सेट कर देंगे। रजिस्टर बोलेगा तो रजिस्टर यहाँ पे लगा देंगे, तो जो भी चीज बोलेगा उस तरीका से लगा देंगे हम लोग। तो डायग्राम्स बनाना आपको नोट्स में भी दिए हुए हैं, डायग्राम वगैरह देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, नोट्स में बनवाए हुए हैं। अब कुछ फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं, उसको जरा सा देखते हैं। सबसे पहला सेल। सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट के ऑन या ऑफ कंडीशन को ऑपरेट करने का काम करता है। बल्ब क्या है, बल्ब एक ऐसा डिवाइस होता है जो बिजली को लेकर के उसको हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस को बार बार चेंज किया जा सकता है उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, उसका नाम रियोस्टेट भी होता है। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मापता है सर्किट के अंदर, और ये हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में।
ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है। वोल्ट मीटर होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, यहाँ पे वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है और ये हमेशा कनेक्ट किया जाता है पैरेलल कनेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा। ये हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, PARALL, ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया जाता है। ज्वाइंट वायर को ऐसे करके दिखाते हैं और अनज्वाइंट वायर ऐसे आता है तरफ करके इस पार कर जाता है, तो अनज्वाइंट वायर है, ये बिना ज्वाइंट वाला वायर है। रेजिस्टेंस, अब ऊपर में कुछ और भी चीज छोटा था, तो इधर साइड देखिए बैटरी क्या होता है, तो सेल होता है हमारा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले, वो सेल हो गया। और बैटरी हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही बैटरी कहा जाता है। इसके बाद क्लोज्ड पाथ और ओपन पाथ हो जाता है हमारा, तो ये देख लीजिए, ये वाला क्लोज्ड पाथ है मतलब बिजली जाएगा, और ये वाला ओपन पाथ है मतलब बिजली नहीं जाएगा। इसी को हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। ये वाला देखिए, अभी ये स्विच कनेक्टेड नहीं है, और अब देखिए ऐसे करके बना दिए, अब ये स्विच कनेक्टेड है मतलब अब इससे बिजली पास होगा। तो ये वाला बनाइए चाहे ये वाला बनाए, एनसीईआरटी में ये दिया है इससे बिजली पास होगा, लेकिन इससे बिजली पास निचल का वाला से नहीं पास होगा। तो ऐसा करके होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो करंट को आगे बढ़ने से रोकता है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो करंट को आगे बढ़ने से रोके उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है और इसका सिंबल ओमेगा होता है। ये इसका सिंबल होता है, ठीक, और इसको पढ़ा जाता है ओम, ये ध्यान रखिएगा। इसको ओम पढ़ा जाता है, ऐसा यूनिट हमारा ओमेगा होता है। तो इस जगह पे ज्वाइंट करना ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। अब देख लीजिए सिंबल वगैरह। एमीटर का कैसे करा जाता है, तो एमीटर को घेर करके ए इस तरफ प्लस माइनस, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस ऐसे कर देंगे हम लोग। रजिस्टर को तो सिंपली ऐसे करके ऐसे ऐसे रजिस्टर्स को डेनोट कर दिया जाता है। तो एक होता है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर भी इसी प्रकार का होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है करंट नापता है और करंट का डायरेक्शन भी बताता है। अमीटर खाली करंट मापता है लेकिन करंट का डायरेक्शन नहीं बताता है, वो भी बड़ा बड़ा करंट मापता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर छोटा से छोटा डिफ्लेक्शन भी माप लेता है और उसका डायरेक्शन भी बता देता है। एमीटर डायरेक्शन नहीं बताता है। तो ये भी करंट मापता है, ये भी करंट मापता है। एमीटर बस करंट मापता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बताता है। गैल्वेनोमीटर करंट भी मापता है और डायरेक्शन भी बताता है, दोनों चीज, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर मान करके चलिए जिस रूम में हम हैं अभी, इस रूम का टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो इसका इस रूम में आने वाला जो करंट होगा ना, उसका जो वोल्टेज होगा सीधे डिपेंड करेगा उसमें करंट पे। मतलब इसका वोल्टेज जो होगा सीधे करंट पे डिपेंड करेगा। मतलब करंट का सीधे डिपेंडेंट पे किस पे रहेगा, वोल्टेज पे रहेगा। मतलब इस रूम का वोल्टेज करंट पे डिपेंड किस प्रकार से करेगा, जब यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए। तो इसका स्टेटमेंट देखे होंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर रूम का टेम्परेचर या इस जगह का टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो यहाँ पे वोल्टेज कितना कम या बेस होगा, जितना करंट कम या बेस आएगा। मतलब अगर करंट ज्यादा आया तो वोल्टेज का भी डिफरेंस ज्यादा रहेगा, करंट कम आया तो वोल्टेज का भी डिफरेंस कम रहेगा। ये हमारा कहता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करके इक्वल टू डालने के लिए कांस्टेंट डालते हैं तो r, तो इसी को लिखते हैं v इक्वल्स आई आर। और यहाँ पे r हमारा क्या चीज है, रेजिस्टेंस हो जाता है जो करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। आई हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करंट हो गया, और भी हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये ध्यान रखेंगे। तो ओम्स लॉ हमारा मेनली ये चीज हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछने वाला चीज है वो कहेगा कि भी और आई का रेशियो हमेशा क्या होता है, तो भी और आई का रेशियो हमारा हो जाता है हमेशा रेजिस्टेंस। तो भी और आई का रेशियो हमेशा रेजिस्टेंस होता है और ये हमेशा होता है कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर। वोल्टेज का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। तो इतना हो गया ओम्स लॉ, वेरीफाई, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये तो लैब में करना था, इसका तो कोई यूज है नहीं। अब एग्जाम में रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस किसी भी तार से करंट जब जाता है तो उस तार का खुद का प्रॉपर्टी होता है कि करंट को रोके। करंट को रोकता कैसे है,
जैसे मान लीजिए ये तार है, इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होता है जो फ्रीली मूव करते रहता है, इसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब करंट यहाँ पे जाता है ना, ऐसे करके इसको धक्का मारता है, ये वाला इसको धक्का मारेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, इस तरह ये आगे धक्का मारता है। धक्का लगने की वजह से टकराता है, और टकराने की इस कोलिजन की वजह से ही यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे गर्मी भी प्रोड्यूस होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक उसी तरह जैसे मान कर चलिए हम लाइन में लगे हुए हैं, दो चार बार धक्का, दो चार वो आगा पीछा मारे, तो फिर अगला आदमी पिछला आदमी पूरा हीट हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता ही क्यों है, तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से। ठीक, अब देखिए एसआई यूनिट तो ओम हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ देगा कि 1 वोल्ट किसको कहा जाता है, 1 वोल्ट किसको कहा जाता है। तो 1 वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यदि 1 जूल काम, सपोज कीजिए कि किसी एक जगह से दूसरे जगह तक चार्ज को ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ा, 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में, 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ा, तो इसका जो वोल्टेज होगा ये होगा 1 वोल्ट। समझे, मतलब चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर लाना है, ए से बी पर लाना है, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आने में चार्ज को, एक चार्ज है कितना, तो चार्ज है 1 कूलम। तो इस ए से बी तक 1 कूलम चार्ज को लेकर के आने में यदि काम 1 जूल करना पड़ा, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस किसी भी वायर का या कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमारा सबसे पहले नंबर डिपेंड करता है उस कंडक्टर के लेंथ पे। लंबाई जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। कैसे, जैसे एक लाइन में 500 आदमी लगा हुआ है, तो पिछला को धक्का मारेंगे तो 500 नंबर पर जो आगे में लगा हुआ उसको पता तक नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि पिछला आदमी जिसको धक्का लगा उसको सबसे ज्यादा लगा होगा, फिर वो अगला वाला को मारेगा, फिर वो अगला वाला, इस तरह टकराने की वजह से फोर्स जो होता है धीरे 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 घटते जाएगा, एक जगह आकर के फोर्स हो जाएगा 0, अगला को पता तक नहीं चलेगा। मतलब रेजिस्टेंस हुआ, घटना मतलब रेजिस्टेंस, उसको रोकना ना। तो इस वजह से हमारे पास क्या चीज हो जाएगा, तो सिंपल सा बता देंगे कि पहला नंबर, जितना लंबा तार का लंबाई होगा मतलब रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज मतलब लेंथ ज्यादा होगा कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। दूसरा, सपोज कीजिए अपने कोचिंग का गेट है, अभी एक गेट खोल करके रखते हैं तो एक बार में एक स्टूडेंट पास हो सकता है, 2 स्टूडेंट पास हो सकता है। लेकिन अगर दोनों गेट एक साथ खोल दिया जाए तो एक बार में ज्यादा स्टूडेंट पास हो सकता है। मतलब गेट की थिकनेस को बढ़ा दिए, मतलब जगह को, स्पेस को बढ़ा दिए, तो ज्यादा आसानी से पास होया जा सकता है, लेकिन कम कर दिए थोड़ा मुश्किल से पास होना पड़ता था। तो इस वजह से हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि यदि थिकनेस को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, रुकावट घट जाता है। मतलब अगर तार मोटा रहेगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस होगा, तार अगर पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और हाई वोल्टेज वाला कोई चीज अगर लगा देंगे जिसको ज्यादा करंट चाहिए पतला तार पे, तो तारे गल जाएगा। जैसे एसी, एसी को कनेक्ट कर दिए, एसी 1000 वाट का होता है ना। तो अगर एसी को सपोज कीजिए कि कनेक्ट कर दिए डायरेक्ट, अगर हम लोग पतला तार से स्विच ऑन करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा और रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, गर्म तुरंत हो गल के गिर जाएगा। इसलिए एसी वगैरह का मोटा तार यूज़ किया जाता है, क्योंकि मोटा तार का रेजिस्टेंस कम होता है, पतला तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये चीज़ तो मोटा तार का मतलब थिकनेस, थिकनेस को ही कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लेंथ, उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि कोई खीरा है, खीरा को गोल गोल टुकड़ा में छील दीजिए, गोल गोल टुकड़ा में काटिए, तो उसका हर एक टुकड़ा उस खीरा का मोटाई बताएगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बताएगा, सिंपल सा। उसके बाद हमारे पास है नेचर ऑफ मटेरियल, जो हमारा हो जाएगा कि किस मटेरियल से बना हुआ है हमारा जो कंडक्टर है, ये किस मटेरियल से बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर पे डिपेंड। मेन हमारा हाँ जो होगा लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि थिकनेस, इसी पे डिपेंड हमारा करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे आता है हमारा छोटा सा टॉपिक रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि L बाय ए।
इसको बराबर करने के लिए हमको कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो यहाँ रो कांस्टेंट डाला जाता है L/A। तो रो को इधर करेंगे ना, तो रो को अगर आप इधर करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो रो इधर तो आ जाएगा, आर उधर चला जाएगा लेकिन पलट जाएगा, ये A/L हो जाएगा। तो ये रो जो है इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी, इसको पढ़ा रो जाता है, ठीक, पढ़ने में इसको रो पढ़ा जाता है और इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और ये रेजिस्टेंस, ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये लेंथ। रेजिस्टिविटी क्या होता है, मान करके चलिए कोई हमारे पास एक तार है, सपोज करते हैं ये हमारे पास तार है, इसका लंबाई 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर का तार है और इसका मोटाई 1 स्क्वायर मीटर है, तो इस 1 मीटर लंबे तार का जिसका मोटाई 1 स्क्वायर मीटर है, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा वो रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा। मतलब 1 मीटर का तार जिसका मोटाई 1 स्क्वायर मीटर था, ये जितना करंट को रोकेगा इसी को हम लोग कहेंगे रेजिस्टिविटी। मतलब जितना रेजिस्टेंस ये प्रोड्यूस करेगा उसी की मात्रा को हम लोग, उसी के अमाउंट को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो रेजिस्टिविटी का हम लोग ऑलरेडी देखे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रो इक्वल्स आर इंटू ए बाय एल, ये चीज होता है। तो रेजिस्टेंस हमारा ओम होता है और एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर, तो मीटर मीटर खत्म, तो इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर हो जाता है, सीधे ओम मीटर, ये ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का हो जाता है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टर्स सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, तो सीरीज में सिंपल सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर से आपको डेरिवेशन सिखाए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है डेरिवेशन अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है ये 3 रजिस्टर या जितना भी रजिस्टर बोला जाएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी वोल्टेज डिवाइड होता है लेकिन करंट सेम रहता है। मतलब यहाँ पे करंट आई, यहाँ पे करंट आई और यहाँ भी करंट आई, लेकिन यहाँ वोल्टेज V1, यहाँ वोल्टेज V2, यहाँ वोल्टेज V3। तो इस अनुसार से जो है पहला रजिस्टर से होकर के कितना जाएगा, पहला रजिस्टर से V1 अगर निकालेंगे तो ये R1 R2 R3 है, तो पहला रजिस्टर से कितने हो जाएगा, तो V इक्वल्स आई आर होता है ना, पहला रजिस्टर से IR1, दूसरकवा रजिस्टर से IR2, तीसरकवा रजिस्टर से IR3 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे तो ये V के बराबर आएगा, V बराबर हमारा होता है IR, तो V बराबर होता है यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यही वोल्टेज इन 3 भाग में बटा है, तो तीनों भाग में जो बटा है उसको ऐड करेंगे टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसको ऐड करिए, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और V का वैल्यू IR होता है। ऊपर से I को कॉमन लीजिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा, आई दोनों तरफ खत्म, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारा हो गया। कहने का कुल मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस कितने होगा। तो सीरीज कनेक्शन में अगर 3 या 3 से ज्यादा रजिस्टर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये दे दिया 2 ओम का, ये दे दिया 4 ओम का और ये दे दिया 3 ओम का रजिस्टर, पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा ना, तो सीधे ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 3 कितने हो जाएगा, 4 2 6 3 9, 9 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से निकल जाता है, ये देखिएगा। इसके बाद हमारा आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है सबके पास, करंट ही डिवाइड हो जाता है, समझे। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाता है। तो करंट डिवाइड होगा तो किस प्रकार से करंट डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो इसको जरा सा देखिएगा। करंट ऊपर एक में I1 एक में I2 चला जाएगा, एक में I3, रजिस्टर R1 R2 R3 रहबे करेगा, वोल्टेज V सब में V ही जाएगा। तो जो डिवाइड होगा तो V बराबर क्या होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो टोटल I कितना होगा, I1 I2 और I3 तीनों को ऐड करेंगे तब होगा। तो I1 हमारा कितना हो जाएगा V/R1, उसी तरह से जो है I2 कितने हो जाएगा V/R2 और I3 कितना हो जाएगा V/R3। तो I बराबर क्या हो जाता है, I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3,
ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये होगा V बाय आर इक्वल्स V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ऊपर से V को कॉमन ले लेंगे उस साइड वाला, तो ये हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V और V कैंसिल, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो जाएगा। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अगर ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम का रेजिस्टर है और निकालने के लिए दे दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसका रेशियो उल्टा कर दीजिए। तो सिंपल सा इसका 1 बाय आर इक्विवेलेंट कितने हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें 2 का 3 का और 4 का एलसीएम ले लीजिए, इसका हो जाएगा 12। तो 6 प्लस 4 प्लस 3, तो 6 4 10 3 13 बट्टा 12 ओम। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ये निकला क्या चीज है 1 बाय आर इक्विवेलेंट निकला है। हमको निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, वैल्यू 12 बाय 13 ओम हो जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में जब भी क्वेश्चन देना, तो पैरेलल कनेक्शन में सारे रजिस्टर्स को 1 बाय उतना करके ऐड कर देंगे और फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको लास्ट में पलट देंगे। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम निकलता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है मिनिमम निकलता है, लेकिन सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल वगैरह में ऐसा दे सकता है कि 3 रजिस्टर को कैसे जोड़े कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए तीनों को सीरीज में जोड़ना होगा। मिनिमम रेजिस्टेंस कैसे आएगा, तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए सबको पैरेलल में जोड़ना होगा। तो ये होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर ये डायग्राम्स वगैरह इलेक्ट्रिक एनर्जी और लास्ट पावर में हम लोग आते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर हमारा होता है, और कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज को जो मेंटेन करने के लिए वर्क करना होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। आगे चल करके इलेक्ट्रिक एनर्जी अभी थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। मतलब हर एक सेकेंड कितना वर्क हो रहा है इसी को हम लोग पावर कहते हैं। और पावर वर्क किसके बराबर, एनर्जी के भी बराबर होता है। तो एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम, एक फार्मूला हमारा ये भी बन जाता है ना, पावर इनटू टाइम। ये एनर्जी का भी फार्मूला हो गया। कहने का मतलब जैसे हम लोग 20 वाट का ट्यूबलाइट खरीद के लाते हैं ना, तो 20 वाट का ट्यूबलाइट का मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर ये 20 जूल एनर्जी खत्म कर देगा। 10 वाट का बल्ब लेके आते हैं तो इसका मतलब है कि 10 जूल एनर्जी ये 1 सेकेंड में खत्म कर देगा। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी ऐसा समझिए कि पावर जितना ज़्यादा रहेगा बिजली का बिल भी उतना ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर रहेगा 1 सेकेंड में जितना पावर है उतना एनर्जी, उतना जूल एनर्जी वो खत्म करेगा 1 सेकेंड में, और उसके बाद जो है वो एनर्जी बिजली बिल को बढ़ा देगा। ये चीज़ होता है। फिर यहीं पे आता है हमारा I² RT, कोई भी कंडक्टर कितना गर्म होगा। हालांकि ये जूल्स लॉ आगे हम लोग को पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मेनली हमको पढ़ना है, जो कि मैग्नेट चैप्टर में पढ़िएगा कि कोई भी कंडक्टर कितना गर्म होता है, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा हमारा। तो कुल मिलाकर के अगर इसको समझना चाहते हैं तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेनली समझ लेते हैं क्या होता है। जब भी किसी कंडक्टर से बिजली पास होता है ना, जब भी किसी तार से या कोई भी कंडक्टर से बिजली पास होता है तो वो हो जाता है गर्म, और गर्म हो जाता है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको कहा जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमेशा किस डिवाइस का यूज, एलॉय का यूज किया जाता है, समझे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि टंगस्टन का या अलग जो एलॉय होता है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में। तो एक्चुअली में होता यह है कि उसका रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब प्योर मेटल का हीटिंग डिवाइसेस में क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करता है डिवाइस उसको प्योर मेटल नहीं बना करके
एलॉय का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि एलॉय जो होता है वो उसके पास रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, इसी वजह से। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा हमसे एलॉय के बाद, ये हीटिंग डिवाइस के बाद, कि कोई भी डिवाइस कितना गर्म होगा, तो कितना गर्म होगा उसके लिए बताया गया है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी डिवाइस कितना गर्म होगा वो डिपेंड करेगा तीन चीज़ों पे। पहला नंबर कि जितना समय तक के लिए करंट गया है, मतलब जितना करंट गया है उस करंट के स्क्वायर पे, उस तार के खुद के रेजिस्टेंस पे, और कितना समय तक के लिए करंट गया है उस टाइम पे। मतलब हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। और तीनों को मिला करके, रेजिस्टेंस ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसलिए इक्वल टू डायरेक्टली लग जाएगा आई स्क्वायर आर टी। यहीं से न्यूमेरिकल कभी कभी डिराइव कैसे कर देता है पता है? आई इंटू आई लिख देता है, आर इंटू टी लिख देता है। आई आर को एक साथ लिख देगा और आई इंटू टी को एक साथ लिख देगा, आई आर को एक साथ लिख देगा। तो H बराबर क्या चीज हो गया? आई टी बराबर Q बराबर आई टी और V इक्वल्स आई आर। कभी कभी ऐसा भी दे देता है तो ये फॉर्मूला घुमा देता है, इसको भी जरा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये Q हो गया चार्ज, V हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और H हो गया हमारा हीट। तो अब जरा सा रिलेशन बिटवीन पीवी आई आर जरा सा देख लेते हैं। तो पीवी आई आर के बीच अगर रिलेशन देखिएगा तो पावर का होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क हमारा एनर्जी के बराबर होता है और एनर्जी कोई भी हीट एनर्जी के बराबर होगा। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है, बाई टाइम करेंगे टी टी कैंसिल होके आई स्क्वायर आर बन जाएगा। अब देखिए V इक्वल्स आई आर होता है, एक बार आई का वैल्यू एक बार आर का वैल्यू इस वाले में पुट कर दीजिए। तो आई बराबर V बाय आर होता है, तो आई स्क्वायर बराबर V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो P बराबर क्या होगा? V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, आर आर कैंसिल होगा तो P बराबर V स्क्वायर बाय आर। एक फार्मूला ये बन गया। फिर देखिए V इक्वल्स आई आर होता है तो एक जगह पे R इक्वल्स V बाय आई हो जाएगा। तो इस अनुसार से पावर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर का V बाय आई लिख देंगे तो आई आई खत्म, तो ये हो जाएगा V आई। पावर बराबर V आई। एक फार्मूला ये, एक ये और एक ये, तीन फार्मूला डिराइव हो गया। यही पावर और V आई के बीच का रिलेशन, पावर पी वी आई आर चारों के बीच का रिलेशन हमारा था ना। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो जाता है समाप्त। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, इतना को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इस पे न्यूमेरिकल वगैरह जो है देख लीजिएगा, थोड़ा सा कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल कुल मिला के एनसीईआरटी के अंदर का ही रहता है, बाहर का नहीं रहता है। एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना है। चलिए अगले चैप्टर पे हम लोग चलते हैं, मैग्नेट पे। हाँ, ये है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो आयरन, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करता है। एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करे अपनी ओर, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट ना। इसके पास दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एगो साउथ पोल होता है। जिसमें से जो है लाइक पोल, सेम पोल जो होता है रिपेल करेगा और अनसिमिलर पोल अट्रैक्ट करेगा। साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो हंस, क्रिश्चियन और स्टेट जो थे वो 1820 में ये बताए थे कि जब भी क्या चीज डिस्कवर दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ए करंट कैरिंग मेटालिक कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर। मतलब कुल मिलाकर के कि एक डीसी करंट है तार से पास हो रहा था, उसके बगल में अगर ये मैग्नेटिक कंपास रखें तो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये बताए क्या चीज कि किसी तार से जब डीसी करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी को बाद में चलकर माइकल फ्राडे क्या बोले थे कि जब तार से बिजली पास होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा के बिजली क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड सहायता से क्यों नहीं बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी का एक्सपेरिमेंट आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ और ये सक्सेस रहा। हालांकि वो भी गलती से हुआ था बाद में ना।
तो SI यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का हमारा टेस्ला हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में देखिए, मैग्नेट हमारा दो टाइप का होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, एक नेचुरल मैग्नेट होता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो अपनी ज़रूरत के अनुसार से लोग अपना बनाते हैं, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया, ये सब इसका शेप साइज फिक्स रहता है, ठीक। और नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जैसे लोड स्टोन हो गया, ब्लैक स्टोन हो गया। तो ये वो मैग्नेट हमारा हो जाता है नेचुरल मैग्नेट, जो नेचर में खुद ब खुद पाया जाता है, जिसका जनरल फार्मूला जो होता है वो Fe3O4 होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस था। मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? कोई भी मैग्नेट जितना दूर तक ना मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, और सीजीएस यूनिट होता है गॉस, और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक। इसके बाद ये इसके पास डायरेक्शन होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है हमारा। अब आता है बात हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, एक इमेजनरी लाइन होता है, मतलब काल्पनिक रेखाएं होती है, ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है नहीं, बस महसूस किया जा, मतलब वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये एक इमेजनरी लाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मतलब शुरुआत होता है नॉर्थ पोल से, टर्मिनेट यानी खत्म कहाँ पे हो जाता है, साउथ पोल पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल। यहाँ पे ये चीज हम लोग समझेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टीज अगर पूछ दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो सबसे पहले तो वही बता देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से, टर्मिनेट हो जाता है जाकर के साउथ पोल पे। इसके अलावा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को अगर काटेगा तो एक ही पॉइंट पर इस लाइन का ऐसा टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, और इस लाइन का ऐसा टेंजेंट बनेगा। एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बन ही नहीं सकता है, इस वजह से एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है। इस कारण से ये संभव ही नहीं है कि ये दो लाइन अलग अलग रहेगा और दोनों लाइन जो है एक दूसरे को काट देगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वजह से एक दूसरे को नहीं काटता है। तीसरा प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर नजदीक नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, और दूर दूर में है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, यहाँ पे जरा सा देखिएगा, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट तार में करंट जब जा रहा होता है तो उसमें किस प्रकार का मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो स्ट्रेट वायर में तार कैसे जाएगा, देखिए ध्यान से। स्ट्रेट वायर में या तो तार, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा है, तो या तो इसमें ऊपर करंट जाएगा, नहीं तो इसमें नीचा करंट आएगा। अगर तो ऊपर करंट जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड बताना है, नीचा करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बताने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आया है। तो थंब जो होता है ये करंट का डायरेक्शन बताता है, और फिंगर जो ऐसे करके मुड़ेगा ना, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक होगा, और करंट अगर नीचा आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके क्लॉकवाइज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक ही सेंटर है और बहुत सारा अलग अलग रेडियस के साथ सर्कल बना हुआ है, तो ये हमारा हो जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये ध्यान रखिएगा। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल समझ गए। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप में जरा सा देखिएगा, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचा। इसमें करंट अगर मान करके चलिए इधर से ऊपर जा रहा है, तो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो इसका कैसे बनेगा, एंटी क्लॉक। और यही करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे करके घूम के नीचा आ रहा है, तो इस जगह जब ऐसे नीचा आ रहा है तो इसमें क्लॉकवाइज बनेगा ऐसे करके। तो इस प्रकार से इसमें एंटी क्लॉक, इसमें क्लॉकवाइज, और बीच में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका डायग्राम खास करके आता है बनाने के लिए, इसका थ्योरी नहीं आता है, डायग्राम खाली अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप।
सर्कुलर लूप में क्या होता है, सर्कुलर लूप में जो क्लॉक फेस रूल था हमारा, उसमें क्या होता है, सर्कुलर लूप में अगर करंट एंटी क्लॉक जा रहा है तो वो हमारा बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह, और करंट यदि सर्कुलर लूप में क्लॉक वाइज जा रहा है तो वो हमारा बिहेव करेगा किसकी तरह, साउथ पोल की तरह। ये हमारा सर्कुलर लूप वाला क्लॉक फेस रूल था। ठीक, सर्कुलर लूप हो गया हमारा। फिर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड क्या होता है, इट इज द लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। मतलब बहुत सारा इंसुलेटेड तार जो होता है कॉपर का, उसको अगर हम लोग लपेट लपेट के स्प्रिंग बना देते हैं और उससे बिजली पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इन सब जगह एक के समान रहता है, कहीं पर भी ज्यादा कहीं पर भी कम नहीं होता है, सब जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओरिजिनेट कहाँ से होगा, नॉर्थ से चालू होगा, साउथ पे जाके खत्म हो जाएगा, डायरेक्शन इसका ये ध्यान रखेंगे। बाहर में नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ, डायरेक्शन ऐसा होता है, उल्टा हो जाता है। बाहर में नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ, ऐसा याद ध्यान रखेंगे। तो सोलिनॉइड का वही चीज है, सोलिनॉइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड में यूनिफॉर्म होता है सारे जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड, यही सारा चीज दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो सोलिनॉइड के अंदर में ना जगह होता है थोड़ा सा खाली, जैसे देख लीजिए ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड में इसे करके तार लपेटा हुआ है, इसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जो खाली होता है, एकदम खाली वाला ट्यूब होता है। ये खलियों का ट्यूब के अंदर में ना एगो रॉड रख देते हैं, वो कच्चा लोहा रख देते हैं, और तब इससे बिजली पास कराते हैं। तो जब कच्चा लोहा रखते हैं ना, बिजली पास कराते हैं, तो ये लोहा जो है मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट ना। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं इसको। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, ये लोहा का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, सॉफ्ट आयरन का ही। तो सॉफ्ट आयरन थिक बालू जैसे देखे होंगे दिन के समय में, बालू नदी के किनारे वाला जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है बालू। तो वही सेम इसका भी कंसेप्ट है, जब बिजली देना चालू करते हैं तो तुरंत ही सॉफ्ट आयरन जो है मैग्नेट में बन जाता है, अब बिजली देना बंद कर देते हैं, चाहे इसको अंदर से निकाल देते हैं, तो तुरंत ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करके और ये वापस लोहा बन जाता है। अगर इसके जगह पे एल्युमिनियम या अदर मेटल को रखते ना तो परमानेंट मैग्नेट बन जाता, तब गड़बड़े हो जाता, भेजे थे कोई और काम करने, कर कोई और काम लेगा ही, तो इस वजह से गड़बड़ हो जाएगा। इस कारण से जो है हम लोग सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि ये तुरंत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन भी कर लेता है, और जब करंट देना बंद करते हैं तो तुरंत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका खत्म हो जाता है, लूज भी कर देता है। इस कारण से इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक जो होता है मोटर, टेलीफोन, इसके बाद लाउड स्पीकर, इन सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ होता है। देखिएगा स्पीकर में भी मैग्नेट लगा हुआ होता है, वही चीज है। अब देखिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो उसके लिए हमारा चलेगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये हमारा कहता है कि यदि मान करके चलिए, ऊपर में तो बस वही चीज था ना, फोर्स ऑन ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, बस वही सब चीज बात लिखा हुआ है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के तीन उंगली, जो कि अंगूठा है, बीच में फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ये तीनों को ऐसे स्ट्रेच करते हैं कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये फोर्स फील्ड करंट का डायरेक्शन बताएगा। थंब जो है, अंगूठा जो है, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, ये फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और ये मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो यही है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स फील्ड करंट, इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स फील्ड करंट, बस ये चीज है। इलेक्ट्रिक मोटर आपके में डिलीट है, वो पढ़ना है नहीं आपको। इसके बाद जो है
इलेक्ट्रिक मोटर के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई क्या चीज़ है? तो ईएमआई एक प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से बिजली को प्रोड्यूस करना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था? तो माइकल फ्राडे क्या कर रहे थे ना कि एक मैग्नेट ले लिए, मान लीजिए ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, इसको क्या करते थे एक जगह पे रख देते थे तो नहीं होता था कुछ, तो गुस्सा में ना ये फेंक दिए, फेंके ना कि इसमें गैल्वेनोमीटर बगल में लगल था, उसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया, कि उठा करके फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए ना, तो एक बार कॉइल को रखे, मैग्नेट को आगा पीछा ऐसे ऐसे घुसकाए, तो मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा था गैल्वेनोमीटर में, फिर मैग्नेट रोक करके कॉइल को इधर इधर किए तो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा था, और जब दोनों को किए तो भी प्रोड्यूस हो रहा था, और जब दोनों को रोक दिए तब प्रोड्यूस करंट नहीं हो रहा था। तब ये बात क्या बताए कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा ना तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा और उसी करंट को इंड्यूस्ड करंट बोला जाएगा। तो इसी वजह से इनका एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि मैग्नेट के सहायता से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, इस कारण से। तो ये था हमारा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अब आते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? सेम लेफ्ट की तरह ही राइट है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में कहता है कि 3 उंगली है, इस तीनों को कुछ इस तरह से स्ट्रेच कीजिए, ये अंगूठा, ये 4 फिंगर और ये मिडिल फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेच कीजिए कि तीनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तब जाकर के होगा क्या? अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो ये बताएगा फोर्स का डायरेक्शन ना, मोशन का सॉरी फोर्स फील्ड करंट तो ये है, मोशन का डायरेक्शन बताएगा, मोशन ये मैग्नेटिक फील्ड का, और ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताएगा, ये मोशन मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मोशन फील्ड करंट इंड्यूस्ड करंट, ये तीनों का डायरेक्शन हमारा बताता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वायर, मतलब तार किधर घूमेगा उसका मोशन बता देगा, ये मोशन मतलब अंगूठा जो है तार किधर मुड़ेगा उसका डायरेक्शन बता देगा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बिचला उंगली ये 4 फिंगर बता देगा, और ये मिडिल फिंगर जो है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बता देगा आपका। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन है तो बिजली प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर आप में डिलीट है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको पढ़ना है नहीं, एसी जनरेटर भी और डीसी जनरेटर भी। अब है हमारा टाइप्स ऑफ करंट। दो टाइप का हमारा करंट होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को एसी करंट कहते हैं और डायरेक्ट करंट को डीसी करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट दोनों ही तार में फ्लो होता है, एगो लाइव वायर इसमें से जाएगा तो इसमें से रिटर्न होगा, ठीक। लेकिन डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, दोनों तार में फ्लो नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर पे आता है वो एसी करंट होता है, और बैटरी या सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो हमारा डीसी करंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एसी करंट का इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है और डीसी करंट का इंडिया में फ्रीक्वेंसी 0 हर्ज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये 50 ऑक्सीलेशन एक सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है, 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है एक सेकेंड में। ये अलग अलग देश में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है और वहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस बनाए जाते हैं वहाँ उस देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार से। तो ये एसी और डीसी के बीच का जो है हमारा ये था डिफरेंस, ठीक। इसके बाद टाइप ऑफ करंट। डिसएडवांटेज ऑफ एसी क्या है? तो एसी का डिसएडवांटेज क्या चीज़ हो जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एसी डज नॉट ट्रेवल थ्रू द कोर ऑफ द कंडक्टर। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, सिंपली समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ से जो है पिछले चैप्टर से पूछ देगा क्या चीज, पिछला जैसे अभी पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो वहां से क्या पूछ देगा? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायरिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन वायरिंग का क्या फायदा है? तो पहला फायदा ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है
करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। दूसर का फायदा ये है कि उसमें मैक्सिमम करंट रहता है, मैक्सिमम वोल्टेज रहता है, मैक्सिमम करंट रहता है, और मिनिमम जो होता है उसमें ये आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम होगा। तीसरा फायदा ये होता है उसका कि उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए अलग अलग स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये फायदा होता है। डोमेस्टिक हाउस वायरिंग जो है ये देख लीजिएगा, मेन जो होता है लाइव वायर, एक होता है रेड कलर का, ब्लैक कलर का जो होता है न्यूट्रल वायर होता है, ग्रीन कलर का जो होता है वो अर्थ वायर होता है, लाल रंग का लाइव वायर होता है। ये डायरेक्टली लाइव वायर आता है मीटर में, फिर एमसीबी में जाता है, मेन बोर्ड में जाता है। फ्यूज हमेशा जो होता है ना वो कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर में, स्विच भी हमेशा कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर में ही, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सारा चीज तो इलेक्ट्रिक डायग्राम वगैरह था, एक बार डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ये भी चैप्टर, मैग्नेट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, लाइट वाला चैप्टर पे। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ऑलरेडी एक और वन शॉट वीडियो बनाया जा चुका है, जो कि 18 मिनट का लगभग का होगा। उसमें सारा चीज बहुत ही आराम आराम से डिटेल में बताए हैं, 18 मिनट 16 शायद 16 ही 17 मिनट का है उसमें। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप वहां से देख लीजिएगा, यहाँ पे सीधे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करवाते हैं, क्योंकि एक लंबा हो जाता है अगर अभी करवाते तो, इस वजह से डायरेक्टली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करवा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप पिछला वीडियो नीचे जा करके देख लीजिएगा वीडियो सेक्शन में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी कोई लाइट मीडियम चेंज करता है, मीडियम क्या हुआ जिससे लाइट पास हो सकता है उसको मीडियम कहते हैं। तो जब भी कोई लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये अपना रास्ता बदल लेता है, और इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मीडियम दो प्रकार का होता है, वो रेयर मीडियम होता है, वो डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम होता है जिसका डेंसिटी कम हो, डेंसर मीडियम वो होता है जिसका डेंसिटी ज्यादा हो, ये ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि लाइट का दो कंडीशन हो सकता है, रेयर से डेंसर में आना। तो रेयर मीडियम से डेंसर में, जब ये मान लेते हैं बाहर में रेयर है अंदर में डेंसर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो ये नॉर्मल हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर लाइन, तो नॉर्मल के नजदीक लाइट आ जाता है। और वहीं पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट जाता है ना, तो ये क्या होता है, नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो नियम को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या चीज होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे होता था ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरीका से यहाँ पे जरा सा समझिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्स इंसिडेंट कहते हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसी तरह प्लेन सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को ग्लेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये भी ठीक एंगल आई एंगल आर के तरह ही जी एंगल आई जी एंगल आर भी बराबर होता है। तो ये तो रिफ्लेक्शन चैप्टर से रहा। रिफ्रैक्शन चैप्टर में हमारा क्या हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन चैप्टर में क्या होगा, सबसे पहला लॉ हमारा ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेगा, और जिस पॉइंट पे लाई करेगा उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये चीज पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो हमेशा हमारा आएगा कांस्टेंट, ठीक, फिक्स एक सेम नंबर आने वाला है हर बार। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमारा होता है सेकंड लॉ। और इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो कि क्लास 12th में पढ़ना है, अभी बस नाम समझ लीजिए, स्नेल्स लॉ इसको होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड जो होता है और वैक्यूम में लाइट का स्पीड नॉर्मली कुल मिलाकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मीडियम गिव्स द इंसिडेंस ऑफ द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द लाइट। कुल मिलाकर के इसको ऐसा समझिए ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर,
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। मतलब हवा में क्या स्पीड है लाइट का, बट्टा हवा में तो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये चीज होता है हवा में लाइट का स्पीड। ठीक, तो हवा में लाइट का स्पीड ये हमेशा ध्यान रखिएगा इतना ही होता है। तो हवा में लाइट का स्पीड और जिस मीडियम से कंपेयर कर रहे हैं उस मीडियम में लाइट का स्पीड, दोनों का रेशियो को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ कुछ चीज़ों का पूछ देता है। तो हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, अप्रोक्सीमेटली में 1 ही ले लीजिएगा, वैक्यूम का 1 होता है एग्जैक्ट में। तो हवा का 1.0003 ले लिया जाता है, हालांकि 1 होता है, वैक्यूम का 1 होता है, इसका भी 1 मानिए। आइस का 1.31 हो जाता है, वाटर का 1.33 हो जाता है। इसके अलावा इस सब सब्सटेंस का है, लेकिन आपको ध्यान किसका किसका रखना है, एयर या वैक्यूम का, इसका याद रखिए 1 होता है। इसके बाद वाटर का याद रखिए, वाटर का 1.33 होता है। फिर याद रखिए ग्लास यानी शीशा का 1.5 होता है। फिर याद रखिए डायमंड, डायमंड का, तो डायमंड का 2.4 होता है। इससे ज़्यादा किसी को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है, 2.42 हो जाता है हमारा। इससे ज़्यादा किसी को याद नहीं रखना है, बस ये वैक्यूम का 1, वाटर का 1.33, ग्लास का शीशा का 1.5 और डायमंड का 2.42, बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है किसी को भी। अब देख लेते हैं लेंस क्या होता है। लेंस जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल, स्फेयर्स होता है ना, ट्रांसपेरेंट स्फेयर्स वगैरह हमारा होता है। लेंस जो होता है एक और दो होलो स्फेयर को काट करके बनाया गया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। तो देखिए एक होलो स्फेयर काटे, यहाँ पर एक दूसर का होलो स्फेयर काटे, दोनों का अपना कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो इस वजह से लेंस का दो सेंटर होता है। और ऐसे करके काटेंगे, इसको अपर्चर हो जाएगा, और जहाँ पे काटा इसको ऑप्टिकल सेंटर कह देते हैं। तो ये जहाँ पे काटता है इसको ऑप्टिकल सेंटर लेंस को कहते हैं। लेंस का 2 सेंटर और भी होता है जिससे बना है वो, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा इन दोनों के बीच में हमारा होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को फोकल लेंथ हम लोग कहते हैं, फोकस होता है एक्चुअली में। और फोकस से लेकर के इधर साइड भी फोकल लेंथ हमारा, तो सारा चीज इसमें लेंस में हो जाएगा। तो लेंस हमारा कुल मिलाकर के 2 टाइप का होता है, कन्वेक्स लेंस जो ऐसे करके रहेगा, और कनकेव लेंस जो केव की तरह, गुफा की तरह रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस ना। कन्वेक्स लेंस किसका होता है, जिसका दोनों किनारा पतला और बीच वाला पार्ट मोटा होता है। कनकेव लेंस कहते हैं जिसका बीच वाला पार्ट पतला और दोनों किनारा मोटा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस वगैरह सारा चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो फोकस ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पैरेलल कोई लाइट आएगा तो वो फोकस पर ही काटेगा उसको। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट जाएगा तो वो सीधे पास कर जाएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर बेंड नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसके बाद हमारा रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स। डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रूल्स है, सबसे पहले पैरेलल लाइट आएगा तो फोकस से पास होगा, फोकस से लाइट आया तो डायरेक्टली पैरेलल पास हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में पास हो जाएगा। और तीसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट आया तो बिना डेविएशन के सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में सीधे पास हो जाएगा। अब इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगा कहाँ पे, फोकस पे। साइन कन्वेंशन जरा सा ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन में आपको अगर पिछला वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा लाइट वाला, वो मिरर वाला, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस इस तरफ होता है पॉजिटिव, वाई एक्सिस इस तरफ होता है पॉजिटिव, एक्स डैश हो जाता है इधर निगेटिव, वाई डैश हो जाता है निगेटिव। तो कोई भी चीज जो है ना दाहिना तरफ है
तो उसका डिस्टेंस देखिए, एक्स एक्सिस हमारा बताएगा डिस्टेंस को और वाई एक्सिस हमारा बताएगा हाइट को, ये ध्यान रखिएगा। वाई एक्सिस हमारा बताएगा हाइट को, ये बस ध्यान रखना है। तो एक्स एक्सिस अगर दाहिना तरफ है तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस बायां तरफ है तो निगेटिव डिस्टेंस होगा। अगर y एक्सिस ऊपर की तरफ है तो हाइट पॉजिटिव होगा, y एक्सिस नीचे की तरफ है तो हाइट निगेटिव हमारा हो जाएगा, ये बस ध्यान रखते चलिएगा। तो कन्वेक्स में जो होता है सारा केस में प्लस उस साइड दाहिना तरफ बनता है, तो इसमें रियल इमेज जितना भी होता है ये दाहिना तरफ बनता है, वर्चुअल इमेज इसका बायां तरफ बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखें, तो इसमें कहाँ रख दिया गया, ये आगे बहुत ज़्यादा रख दिया गया, इधर साइड सबसे पहले देखते हैं। इन्फिनिटी पे अगर रखा जाएगा ना तो सिंपल सा यहाँ पे सीधे देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस का, कि इन्फिनिटी पे अगर रखा जाएगा, इन्फिनिटी पे तो वो बनेगा कहाँ पे, फोकस पे बनेगा। इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो फोकस पर इमेज बनेगा, इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो सेंटर यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा बन जाएगा इमेज। इसके अलावा फोकस पर रखाएगा तो इन्फिनिटी पर डायरेक्टली इमेज बनेगा। इस केस में टोटल इमेज फॉर्मेशन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन को बढ़िया से इसको देख करके कॉपी में नोट देख लीजिएगा बढ़िया से उसके इमेज फॉर्मेशन को लाइट चैप्टर के, तो आपको समझ में टोटल चीज़ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर एक एक चीज़ बताएंगे वहाँ पे कि डायग्राम की सहायता से आप जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, बढ़िया से इमेज को डायग्राम की सहायता से देखना पड़ेगा, तब आपको बड़ अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है इमेज फॉर्मेशन, ये ध्यान रखिएगा। कन्वेक्स जो होता है लेंस, वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाएगा, छोटा बड़ा दोनों बराबर तीनों साइज का इमेज बनाएगा, लेकिन कनकेव खाली वर्चुअल इमेज बनाएगा और वो हमेशा छोटा इमेज ही बनाएगा, बस इतना नेचर ध्यान रखिए। बाकी आप वहाँ पे नोट्स में ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनेगा, काफ़ी छोटा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा बनेगा। दूसरा, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी कनकेव में रख दें लेंस में तो बनेगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगा, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा तो इमेज काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इसी का डायग्राम दोनों तो दिया हुआ है, ठीक। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी दे दिए हैं। साइन कन्वेंशन में बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा u लिखा जाता है और u हमेशा निगेटिव लिया जाता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है ना, वो हाइट को एच ओ लिखा जाता है और ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, बस ये दो चीज़ ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ऑब्जेक्ट के हाइट को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, मिरर वाला साइन कन्वेंशन अलग है। लेंस वाले में क्या चीज़ होता है, लेंस में सारा चीज़ दाहिना तरफ होता है, कन्वेक्स का सारा चीज़ दाहिना तरफ होता है, कन्वेक्स का सारा साइन कन्वेंशन प्लस होगा। और कनकेव का सारा चीज़ बायां तरफ होता है, कनकेव का फोकल लेंथ वगैरह सारा चीज़ निगेटिव में होगा, ये चीज़। अब लेंस फार्मूला पे हम लोग आते हैं, तो लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में एक ही समानता देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा, समानता हम बोल दिए, थोड़ा सा ही डिफरेंस देखिएगा कि मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे माइनस है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक ऐसा फार्मूला जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन बताए लेंस में, उसको लेंस फार्मूला कहते हैं, ठीक। यहाँ ध्यान रखिएगा, v है इमेज का डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और स्मॉल f है फोकल लेंथ। और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसी अनुसार से v बाई u को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, मैग्निफिकेशन कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब हो जाता है कि ऑब्जेक्ट का और इमेज, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों बराबर है। पावर ऑफ लेंस सबसे अंतिम टॉपिक देखते हैं। पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, यानी पावर बराबर 1/f
एफ, ये चीज जरा सा देख लीजिएगा ऐसा यूनिट में। लेकिन यही चीज सीजीएस यूनिट में अगर दिया रहे ना, मीटर में दिया रहेगा तो 1/फोकल लेंथ, जैसे मान लीजिए कहेगा क्या, जो 2 मीटर फोकल लेंथ है तो बताइए पावर कितना होगा, पावर 1/2 यानी 0.5 डायोप्टर होगा पावर इसका। पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर, वाट मत लिख दीजिएगा, वो बिजली वाला वाट था, यहाँ पावर लेंस वाला है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो 0.5 डायोप्टर। लेकिन अगर इसी में बोल देता कि 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ तो बताइए पावर कितना होगा, तब जाकर के पावर कितना होगा, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा ना, तो 1/20 को 20/100 करना पड़ेगा, पावर बराबर 100/20 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5×2=10, 5 डायोप्टर हो जाएगा इसका पावर। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पावर निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा यूनिट में 1/f और सीजीएस यूनिट में जो होता है 100/f हो जाता है, सीजीएस यूनिट अगर रहेगा तब। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ को 100 से डिवाइड करके मीटर में बदलेंगे तो 100 तो ऊपर भाग जाएगा फिर, तो इस वजह से पावर होता है इसका डायोप्टर। तो इतना ही था हमारा इस रिफ्रैक्शन चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो रिफ्रैक्शन चैप्टर आपका हो गया पूरा रिवाइज। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब अगले चैप्टर, सबसे अंतिम चैप्टर ह्यूमन आई पे। इसको जरा सा समझेंगे। ह्यूमन आई जो होता है, आंख के बारे में सारा चीज पढ़ना होता है, तो आंख के बारे में जरा सा समझिएगा। सामने होता है सबसे आगे में कॉर्निया, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जहां से होकर के सबसे पहले लाइट इंटर करता है। इसके अंदर में होता है एक आइरिस, आइरिस कैरी करता है कलर पिगमेंट को, जो आइडेंटिफाई करता है कलर्स को कि कौन से रंग का, लाइट सेंसिटिव सारा चीज होता है कि वहाँ कलर को पहचानने का काम करता है कौन से रंग का लाइट आया है। आइरिस के सेंटर वाला पार्ट थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है, उसको प्यूपिल कहते हैं, और यहीं से होकर के लाइट इंटर करता है आंख के अंदर में। आंख में होता है कन्वेक्स लेंस लगा हुआ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शीशा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी 1.5 के बराबर होता है, और इसको धरे हुए होता है एक मसल जिसका नाम है सिलेरी मसल ना। सिलेरी मसल का काम है कि लेंस जो है उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करते रहना, जरूरत के अनुसार उसको स्ट्रेच करना, जरूरत के अनुसार उसको कंप्रेस करना, ताकि फोकल लेंथ एडजस्ट कर सके। और आंख के पास ये खुद क्वालिटी होता है, खुद ये कैपेसिटी होता है कि अपने फोकल लेंथ को ये एडजस्ट कर पाता है खुद से, और इसी को कहते हैं हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये ध्यान रखिएगा। लेंस जो होता है ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और पीछे अगर बात करते हैं तो पीछे हमारा होता है क्या चीज, पीछे होता है हमारा रेटिना, जो हमारे आंख के स्क्रीन की तरह काम करता है। और यहाँ पे बनता है हमारा इमेज, जिसमें होता है रॉड्स और कोन्स, यानी कि लाइट रिसेप्टर्स होता है, जो कि रॉड्स मतलब ब्राइट लाइट के लिए कौन सा एक्टिव होता है, डिम लाइट के लिए रॉड्स एक्टिव होता है। तो दोनों ही लाइट रिसेप्टर सेल्स से बना हुआ होता है जो कि करोड़ों की संख्या में मौजूद होता है, और यही स्क्रीन की तरह काम हमारा करता है। और इसी से बगल से निकलता है एक नर्व सेल निकलता है एक, जो दिमाग में जाता है और दिमाग को सिग्नल देने का काम करता है। जिस जगह पे से नर्व सेल निकलता है वहां पे एक भी लाइट रिसेप्टर सेल्स यानी रॉड्स और कोन्स नहीं होता है, जिसके कारण वहां पे बनने कोई भी इमेज नहीं बनता है लाइट पहुंचने के बाद भी, और उसी को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो इतना था आंख वाला पार्ट वगैरह हो गया हमारा। अब जरा सा चलिएगा डिफेक्ट ऑफ विजन पे। तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या हो जाता है हमारा, नियर पॉइंट देखने के लिए है 25 सेंटीमीटर, आराम से देखने के लिए फार पॉइंट है इन्फिनिटी, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन पे। रेंज ऑफ विजन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के डिस्टेंस को हम लोग देख सकते हैं, यही रेंज ऑफ विजन कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब डिफेक्ट ऑफ विजन में सबसे पहला नंबर मायोपिया, जिसको नियर साइटनेस भी कहा जाता है, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा प्रेस बायोपिया कैटरैक्ट। तो मायोपिया पे सबसे पहले आते हैं। मायोपिया जो होता है ये किस प्रकार से होता है, मायोपिया में जो होता है
कि द लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस में नॉट गेट कन्वर्ज एट द पॉइंट फ्रॉम द रेटिना। मतलब क्या होता है, नियर साइटनेस इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नियर साइटनेस मतलब नजदीक की चीज दिखेगी, दूर की चीज नहीं दिखती है। तो मायोपिया में नजदीक का चीज दिखता है, दूर का चीज नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि फोकल लेंथ इसका डिक्रीज हो जाता है और रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। इस वजह से इसका करेक्शन क्या है, तो इसका जो करेक्शन है हमारा, ये आई लेंस का साइज भी, आई जो बॉल है, आई बॉल भी बढ़ जाता है साइज में, इस वजह से भी होता है। इसका करेक्शन है, आप लगा दीजिए यहाँ पे कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस लाइट को थोड़ा सा छिड़ियाएगा, फिर यहाँ समेटेगा कन्वेक्स लेंस आगे, और फिर मोड़ करके एक जगह रख देगा। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या चीज होता है? हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस है, जिसमें दूर की चीज दिखाई देगी, नजदीक का चीज दिखाई नहीं देगा। इसका वजह क्या होता है? आई लेंस का घट जाना, फोकल लेंथ का बढ़ जाना, ऐसा होता है जिसके कारण रेटिना के बाहर इमेज बन रहा होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है देखने के लिए। इसको सही किया जा सकता है कन्वेक्स लेंस की सहायता से। कन्वेक्स लेंस लगा करके लाइट को पास करवाया जाएगा, तो ये मर्ज करेगा, और यहाँ फिर दोबारा से मर्ज एक बार करेगा, तो साइज पे आ जाएगा वहां पे। फिर होता है प्रेस बायोपिया, जब कोई आदमी जो होता है उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से नजदीक और दूर दोनों जगह के चीज को नहीं देख पाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसको सही किया जा सकता है बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करके, जिसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंस लगा हुआ होता है। ये उम्र ज्यादा होने की वजह से होता है। कैटेरैक्ट होता है जब वहाँ आई लेंस थोड़ा थोड़ा धुंधला, मिल्की, क्लाउडी टाइप का हो जाता है। इसको सर्जरी के जरिए इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक, प्रिज्म पे आते हैं हम लोग। प्रिज्म जो होता है, जब व्हाइट लाइट इससे पास होता है, तो सबसे पहला घटना यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर दोबारा से एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, फिर व्हाइट लाइट होगा, तो अगर टूटेगा 7 कलर में, इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो 7 कलर में टूटेगा, जो सबसे नीचे होगा भी होगा, फिर VIBGYOR विबियोर कहते हैं। ये चीज हमारा हो जाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो इस प्रकार से हमारा प्रिज्म बनता है। इसको दोबारा से रीस्टोर करना है वाइट लाइट में, तेगोर प्रिज्म उल्टा करके यहीं पर लगा दीजिए, फिर जा करके लाइट सब आएगा जुड़ करके इस साइड से, फिर वाइट लाइट पास होगा। तो ये होता है इंसिडेंट रे। जो आया इंसिडेंट, एक बार रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे, दोबारा एक बार और रिफ्लेक्ट हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं इमरजेंट रे। जाना था उधर, चला आया इधर, तो इसके बीच में जो एंगल बना है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ये वही है एरी कॉम्बिनेशन। इसके बाद रेनबो कैसे बनता है? तो रेनबो हमारा सेम वही चीज से बनता है, नेचुरल एक प्रकार से स्कैटरिंग होता है, नेचुरल स्कैटरिंग, और ये प्रिज्म का काम करता है जब बारिश होता है ना, ये चीज। तो रेनबो हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो हमेशा बनेगा, ये ध्यान रखना है इन चीजों को। तो जैसे लाइट आया सबसे पहले, तो इंटर किया यहाँ पे, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया, पहले रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे आया, सरफेस पर टकरा के वापस रिटर्न हुआ, मतलब इसके अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। फिर लाइट बाहर निकलते समय एक बार और रिफ्रैक्ट हुआ। तो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, फिर एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ है, और फिर जाकर के लाइट अलग अलग भागों में टूटा है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ है, और तब जाकर के इंद्रधनुष देखने को मिलता है हम लोग को। रेनबो फॉर्मेशन हमेशा होता है सूर्य जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है, जब बारिश वगैरह होती है तब खास करके, डेली थोड़े ना बनेगा ये चीज। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वगैरह क्या है? जो तारा टिमटिमाते रहता है, तो अलग अलग लेयर्स है हमारे, लिथोस्फेयर अलग अलग लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, तो अलग अलग लेयर्स में अलग अलग गैसेज है जिसकी डेंसिटी अलग है। इसके वजह से होता क्या है कि तुरंत तुरंत डेंसिटी चेंज होता है, तो तुरंत तुरंत जो होता है ना, हमको उसका पाथ हल्का हल्का इधर उधर दिखता है, जिसके कारण तारा लगता है कि एक तारा होता है यहाँ वहां तो कोई दिक्कत नहीं, लाखों करोड़ों तारा एक साथ उस प्रकार से दिख रहा होता है, तो लगता है क्या, जो तारा टिमटिमा रहा होता है ये चीज। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ये चीज हमारा हो जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ना।
अपेरेंट पोजीशन या एक्चुअल पोजीशन ऑप्शन ये नहीं आने वाला है आपका। वंस सनराइज, डिले सनसेट, तो मतलब ये होता है क्या है कि रियल पोजीशन कहीं पर भी होता है ना तो हमको दिखाई देता है सूर्य दूसरे जगह से, तो हमको एक्चुअली सूर्योदय से पहले ही हमको दिखाई देता है, और एक्चुअली में डूब जाता है फिर भी हमको सूर्य थोड़ा सा हॉरिजन पे होने की वजह से ऊपर तक ही दिखाई देता है, तो जिसके वजह से हमको लगता है क्या सूर्य अभी भी वहीं पे रुका हुआ है। तो डिले सनसेट मतलब देर तलक जो होता है वहां पे सूर्योदय मतलब सूर्यास्त नहीं होता है। तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। टिंडल इफेक्ट को खास करके देखेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूशन, एक ले लेते हैं सस्पेंशन, और एक ले लेते हैं कोलाइड्स यानी कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तीन गो में जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को घोल करके एगो में ले लीजिए, एगो में पानी और बालू को घोल लीजिए, एगो में दूध ले लीजिए, ठीक। तो इससे पास लाइट करवाइए, ऐसे करके लेजर लाइट जलाइए। चीनी पानी वाला में भी नहीं दिखेगा इमेज, सस्पेंशन पानी बालू वाला में भी नहीं दिखेगा इमेज, लेकिन दूध से उस लाइट का जो है जाता हुआ रास्ता दिखेगा, समझे। यहाँ पे मिल्क से जो है इसमें से लाइट का जो होता है पाथ दिखना शुरू हो जाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन से जो है लाइट का जो होता है ना वो पाथ दिखना विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये होता क्यों है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं उसके साथ मिल करके वो पार्टिकल जो होता है स्कैटर हो जाता है, बिखरना शुरू हो जाता है, इस कारण से ऐसा दिखता है, और इसी को कहते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, स्विमिंग पूल का पानी क्यों ब्लू होता है। स्काई का कलर ब्लू होता है क्योंकि जो सुबह में लाइट हम लोग तक आता है तो रेड कलर का लाइट, बाकी सब लाइट तो तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन ब्लू कलर लाइट कम वेवलेंथ होने की वजह से ऊपर में ही स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण आकाश हमको ब्लू दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअली में आकाश रंग है ही नहीं, आकाश ही नहीं है। एक्चुअली में ऊपर में जो वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ है जिसकी वजह से ब्लू दिखता है। जब ऊपर जाइएगा ज्यादा तो वहां पे ब्लैक ब्लैक ही सारा चीज आपको दिखेगा, पूरा अंधेरा दिखेगा। कलर ऑफ क्लीन स्काई इज ब्लू, वही चीज था, कलर ऑफ क्लीन स्काई इज ब्लू, यहाँ पे वही बात है। सनशाइन और सनराइज के समय में जो है सूर्य लाल क्यों दिखता है थोड़ा सा, क्योंकि जिस समय वो लाइट आता है ना तो बाकी सारे लाइट्स को पहुंचने में हमारे आंख तक काफी लंबा समय लगता है, लेकिन रेड कलर का जो लाइट होता है वो हमारे आंख तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। इस वजह से बाकी लाइटों को बाद में देखते हैं, लेकिन रेड कलर के लाइट को हम लोग बहुत जल्दी से देख पाते हैं, यही रीजन होता है। तो इसी के साथ आपका ये लास्ट जो था हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स आपका हो जाता है खत्म। ह्यूमन आई जो है पूरा का पूरा खत्म हो गया। एक चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसका वन शॉट देख लीजिएगा, अपलोडेड है। तो इस प्रकार से आपका पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का भी पूरा खत्म करवा दिए थे, इस वीडियो में आपका फिजिक्स भी ऑलरेडी खत्म हो गया है, बायो ऑलरेडी चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट सारे लोगों को, ठीक है। अच्छे से एग्जाम में लिख करके आइएगा। तो मिलते हैं एग्जाम के बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम में।